आज काफ़ी टाइम ले रहा है। हाँ, अब हो गया स्टार्ट। रिकॉर्डेड हैज स्टार्टेड। किसी का मैसेज आया हुआ है कि सर डू टैब में खुला हुआ होगा इसलिए शो कर रहा है। मेरा कनेक्ट हो गया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम कुछ इसका है। स्नेहा का मैसेज है यहाँ पे। तो फंक्शन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंस का चीज़ है। लॉजिकल मतलब ये डिवीजन क्रिएट करने के लिए या लॉजिकली उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को यूज करते हैं। उस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि फंक्शन इज related to the concept of DFD. In case of C language, when program starts, then the control goes to the main function. So this main function represents the whole package or program. So from the point of view of DFD, we can say that the main function is the zero level DFD of our program. Now other functions that have been called from within the main function can be considered as the one level DFD of our program. So in this way, using the concept of functions, we can divide, we can visualize our program in different levels of DFD. That is why the concept of function is extremely important in any प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो नेचुरल है कि वहाँ पे फंक्शन का कंसेप्ट होगा ही होगा। ये 100% सही है। बाकी फिर फंक्शन को हम लोग बाद में क्लास में कन्वर्ट करते हैं, पैकेज में कन्वर्ट करते हैं, इंटरफेस में कन्वर्ट करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो उसके ऊपर का एब्स्ट्रैक्शन है। लेकिन कोडिंग के अंदर का जो एब्स्ट्रैक्शन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फंक्शन ही है। तो नेचुरल है कि जिस समय फंक्शन हम के बारे में सोचते हैं उस समय ये सोचना पड़ता है कि ये जो फंक्शन बनाया जा रहा है इस फंक्शन को बनाने के पीछे का रीज़न क्या है। कुछ ना कुछ उसका पर्पस होता है। पर्पस जो है वो उसके फंक्शनिंग के टर्म में होता है। मीन्स हम क्या अचीव करना चाहते हैं या क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं या किस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम रन करना चाहते हैं ना, उसके टर्म में हमें सोचना पड़ता है। तो अब ये है कि लॉजिकली हम कितना फंक्शन बनाना चाहिए, किस फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि किस तरह का सिचुएशन हमारे पास है, किस तरह का कोडिंग हमें करना है, उस पर डिपेंड करता है।
लेकिन अल्टीमेट टारगेट ये है कि मेन फंक्शन जो हमारा है उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। वो इतना बड़ा होना चाहिए कि मेन फंक्शन का कोड पढ़ने से ही पता चल जाए कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्या। We should avoid making use of input output statements inside a function. It should be done inside the main function. However, if we need to write so many statements for input output, then we can define a separate function for that purpose. ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि फंक्शन क्या है। इन सी लैंग्वेज every function is having two parts: its prototype and its body. The prototype of a function is its signature. इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Which defines the set of input variables for the function, the name of the function, as well as the nature. Nature means data type of the result to be calculated by the function. So the prototype of a function can be written as follows. First of all, data type, then function name, then again data type variable 1, next data type variable 2, next data type variable 3. वो डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल्स का इनपुट लेना है, एंड देन द सेमीकोलन.
ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया। नाउ आफ्टर डिफाइनिंग the function, we need to define its body as follows. बॉडी कुछ नहीं है, ये जो पहले प्रोटोटाइप है उसको राइट कर लेना है, और उसके बाद जहाँ सेमीकोलन दिया हुआ है उस सेमीकोलन को हटा करके फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके और बाकी जो स्टेटमेंट हम उसमें राइट करना चाहते हैं दैट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन, बाकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स है दैट स्टेटमेंट्स एंड देन द कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जब भी फंक्शन डिफाइन करना है तो दो चीज़ उसमें डिफाइन करना है, एक उसका प्रोटोटाइप और एक उसका बॉडी। प्रोटोटाइप हम छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप होना चाहिए, उसके बाद फिर उसका बॉडी होना चाहिए। जनरली हम लोग ये करते हैं कि मेन के पहले फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर मेन डिफाइन करते हैं, एंड फिर आफ्टर द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन जो हमारा अपना डिफाइन किया फंक्शन है उसको उस बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। जनरली first of all the prototype of all functions are defined, then the body of the main function should be defined, and after this the body of other functions should be defined. किसी का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, इसका सुभाष रंजन का प्यार है। पता नहीं चल रहा है। एक मिनट उसको मोबाइल फोन चेक कर लेते हैं। ये कोई और मैसेज है, इस क्लास से रिलेटेड नहीं। तो कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए अभी तक? ज़्यादा नहीं है, 5 ही हुए। चलो ठीक है। तो ये हमारा जो है ना ये कॉमन एक अप्रोच होगा कि जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हैश इंक्लूड करने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि हमारा अपना जो फंक्शन है ना उसके प्रोटोटाइप को डिफाइन कर लेना है। फिर जो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हेडर फाइल से। हेडर फाइल्स, तो हेडर फाइल्स में जो डिफाइन करना था वो हैश इंक्लूड तो कर लेंगे। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स मीन्स हैश डिफाइन। उसके बाद इसी में टाइप टेट वगैरह अगर कुछ है तो उसको यहाँ यूज कर लेना है। देन यूजर डिफाइंड फंक्शन
prototypes. Then the main function body, यहाँ पे डिफाइन करना है मेन फंक्शन की इंट मेन, और इसके अंदर बाकी जो स्टेटमेंट हम राइट करना चाहते हैं दैट स्टेटमेंट. Then finally return 0. And then close this curly bracket. Then body of या फिर इसका सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बॉडी. जितना फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, ये एक कॉमन अप्रोच है काम करने का, कि जब भी फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होगा तो उसमें इसी अप्रोच को फॉलो करना है. अब छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि फंक्शन को कैसे हम यूज़ करेंगे. सिंपलेस्ट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे काम करना, और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको कस्टमाइज करते चले जाएंगे. जैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 नंबर इनपुट लेने के बाद उस पर डिफरेंट उस पर वर्क परफॉर्म करेंगे. जैसे उस दोनों नंबर का सम निकाल के डिस्प्ले कर देंगे, डिफरेंस निकाल के डिस्प्ले कर देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, या उसका प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं. फिर बाद में क्या करना है कि उस प्रोग्राम को फंक्शन वाइज उसको कन्वर्ट करना है. एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, मान लो इसका नाम है calc.c, कैलकुलेटर करने के लिए. प्रोग्राम टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन 2 इंटीजर्स. 2 इंटीजर के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करेंगे. पहले तो हैश इंक्लूड करना है, हैश इंक्लूड stdio.io.h. अभी कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है नहीं, कोई फंक्शन भी डिफाइन नहीं करना है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे कि मेन फंक्शन राइट कर लेंगे. अब जो 2 वेरिएबल्स को हैंडल करना है और एक उसका रिजल्टेंट होगा, तो एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे फर्स्ट नंबर के नाम से, दूसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे सेकेंड नंबर के नाम से. अब इसका मान लो सम निकालना है, तो एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे सम के लिए, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे ये फंक्शन का ये डिफरेंस के लिए, और एक डिफाइन कर लेंगे मान लो प्रोडक्ट के लिए. नेक्स्ट काम क्या करना है, तो ये पहला सेक्शन हो गया वेरिएबल डिफाइन करने का. दूसरा सेक्शन जो बनाएंगे वो बनाएंगे इनपुट के लिए. तो इनपुट के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे यहाँ पे. एक मिनट, कॉल ऐड इन वाली. हेलो हेलो, हाँ वो ठीक हो गया क्या? क्या है? हेलो बोलिए ना. मेला में यहाँ पे है
हेलो, असल में ब्रॉडबैंड वाले का ही कॉल था वो। तो पहला सेक्शन हो गया वो वेरिएबल्स वाले के लिए, दूसरा सेक्शन हो गया इनपुट वाले के। इनपुट वाले में क्या करना है, खाली मैसेज देना है कि प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, देन स्कैन एफ परसेंट डी एम्परसेंड फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट इनपुट सेकेंड नंबर के लिए होगा, इनपुट सेकेंड नंबर। फिर वेरिएबल भी चेंज करना होगा। अब जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो काम करना है वो कैलकुलेशन के लिए करते हैं। कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग जिसको हम बताते हैं। तो पहला काम ये करना था कि वो सम निकालना है। तो सम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, वेरी सिंपल। देन डिफरेंस इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर एंड प्रोडक्ट इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। फाइनली को डिस्प्ले करना है तो आउटपुट सेक्शन, तो ये प्रिंट एफ होगा। सम इज परसेंट डी स्लैश एन, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर देंगे सम को। इसी से मिलता जुलता दूसरा डिफरेंस इज एंड प्रोडक्ट इज। तो जीसीसी नाम इसका था कैल्क। कहाँ से हो गए, इसका लोकेशन कहाँ गया से होगा। अच्छा, ये होम फोल्डर से हो गया, इसको एम सी ए वाले के अंदर सी एस डी के अंदर से करना होगा। अब यहाँ आ गया होगा ये सी डी। यहाँ लिखेंगे कि जीसीसी कैल्क। अब इसको रन कराते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर मेरा 4 है और ये 2 है, सम आ गया 6, डिफरेंस आ गया 2 और प्रोडक्ट आ गया 3। क्या है कि इसमें हम लोग 3 तरह काम कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं सम निकालने का, दूसरा काम कर रहे हैं डिफरेंस निकालने का, और तीसरा काम कर रहे हैं प्रोडक्ट निकालने का। ये अलग बात है कि इस तीनों काम का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। मतलब एक लाइन लिखा हुआ है सम निकालने के लिए, फिर एक लाइन लिखा हुआ है डिफरेंस निकालने के लिए, और एक लाइन लिखा हुआ है प्रोडक्ट निकालने के लिए।
तो इस बेहतर अप्रोच इसका ये होगा कि एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें हम लोग सम निकालने का काम करें, एक दूसरा फंक्शन होना चाहिए जिसमें से डिफरेंस निकालने का काम हो, और एक तीसरा फंक्शन होना चाहिए जिसमें केवल प्रोडक्ट निकालने का काम हो। तो इस तीनों काम के लिए 3 फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पे काम करेंगे। तो पहला फंक्शन जो डिफाइन करेंगे सम निकालने के लिए, उसका कुछ सबसे पहले सोचना होगा कि उसको नाम क्या करना है। कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं, जैसे कैलकुलेट सम, फाइंड सम या सिंपल सम, ऐसा कुछ भी, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। फिर ये सोचना होगा कि जो काम हम फंक्शन के अंदर करने जा रहे हैं उसके लिए कितना इनपुट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक फर्स्ट नंबर रिक्वायर्ड है और एक सेकेंड नंबर रिक्वायर्ड है। लाइकवाइज डिफरेंस निकालने के लिए भी 2 इनपुट चाहिए, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकेंड नंबर। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए भी 2 चाहिए, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकेंड नंबर। तो फंक्शन का जो आर्गूमेंट हो जाएगा वो 2 आर्गूमेंट हो जाएगा। जो पहला आर्गूमेंट होगा वो फर्स्ट नंबर कंटेन करेगा और जो दूसरा आर्गूमेंट होगा वो सेकेंड नंबर कंटेन करेगा। फाइनली ये सोचना है कि जिस समय फंक्शन ये अपना काम करेगा, तो फंक्शन काम करने के बाद इसका जो रिजल्टेंट है ना, उस रिजल्टेंट का डेटा टाइप क्या होगा। तो नेचुरल है कि जब 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो भी इंटीजर ही होगा, या फिर जब 2 इंटीजर का डिफरेंस निकालेंगे तब उसका जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर ही होगा। लाइकवाइज जो प्रोडक्ट है वो भी इंटीजर ही होगा। अब वो यहाँ से क्लियर भी है कि सम नाम का जो वेरिएबल है उसका टाइप यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, डिफरेंस नाम का जो वेरिएबल है उसका टाइप इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल है उसका भी टाइप यहाँ इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। तो नेचुरली है कि जैसे पहले सोचते हैं सम फंक्शन के बारे में, तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उस फंक्शन का नाम देंगे कैलकुलेट सम, क्योंकि हम लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, सम को कैलकुलेट कर रहे हैं, या फाइंड सम, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं। मतलब फंक्शन के नाम से ये पता होना चाहिए कि उसमें हम ये काम करने जा रहे हैं। तो जनरली हम लोग उसका नाम जैसे डू सम, फाइंड सम, कैलकुलेट सम, समथिंग लाइक ऐसा कुछ करते हैं। केवल सिंपल नाउन जो है ना उसका नाम नहीं होना चाहिए, मतलब उसके नाउन नाम में कहीं ना कहीं वर्ब लगा हुआ होना चाहिए। उससे ये फील होता है कि हम उसके अंदर काम कुछ क्या कर रहे हैं। जैसे एरे जब हम बनाते हैं तो एरे का नाम जनरली जो है ना प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरे इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। तो सिंपल जो वेरिएबल है उसका नाम सिंगुलर होगा, लेकिन एरे जो होगा उसका नाम प्लूरल होगा। जैसे रोल नंबर नाम का वेरिएबल हो सकता है, लेकिन एरे का नाम अगर रोल नंबर कर देंगे तो वो हमेशा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि रोल नंबर तो हमेशा एक रोल नंबर को डिपेंड करेगा। तो मल्टीपल रोल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग रोल्स नाम का एरे बना सकते हैं, या रोल नंबर्स नाम का एरे बना सकते हैं। तो ये कॉमन मतलब सिस्टम है कि जब भी एरे डिफाइन करेंगे तो उस एरे का नाम जो होगा वो प्लूरल होगा। जब भी फंक्शन डिफाइन करेंगे फंक्शन के नाम में कहीं ना कहीं वर्ब होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि हम इसमें ये काम करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो चूँकि सम निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि कैलकुलेट सम। उसे ये फीलिंग होगा ना कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम। अब कितने नंबर का सम निकालना है वो डिपेंड करता है, वो रिप्रेजेंट हो जाएगा उसके आर्गूमेंट्स। अब यहाँ ऊपर में यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है उसका प्रोटोटाइप। तो यहाँ लिखेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है सम के लिए, उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, क्योंकि वो फाइनली जो कैलकुलेशन हो रहा है उसका जो टाइप है वो इंटीजर है। उसके बाद इसका नाम देंगे कैलकुलेट सम या फाइंड सम, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर इसमें आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट चाहिए। एक आर्गूमेंट चाहिए फर्स्ट नंबर के लिए, मान लो उसका नाम है एफ एन। ठीक है, एफ एन कर लेते हैं, एफ एन फॉर फर्स्ट नंबर, और दूसरा है एस एन फॉर सेकेंड नंबर, एंड देन क्लोज दिस। लाइकवाइज दूसरा बनाएंगे कैलकुलेट डिफरेंस, लिखेंगे कैलकुलेट डिफरेंस। कैलकुलेट डिफ भी कर सकते हैं अगर छोटा नाम करना है तो, लेकिन छोटा नाम रखने में अच्छा नहीं है, क्योंकि क्लियर नहीं होता है कि उस डिफ का मतलब क्या है। और इसका नाम कर देंगे कैलकुलेट प्रोडक्ट। तो 3 फंक्शन हमारे पास है, इस तीनों फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब क्या करना है कि आफ्टर द मेन फंक्शन उस तीनों का बॉडी डिफाइन करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि फंक्शन बॉडी और फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, जिस समय बॉडी डिफाइन करेंगे ना उस समय उस सेमीकोलन को हटा देना है, और उसके बाद उसके बॉडी को राइट करना है। और इस बॉडी के अंदर में अब ये सोचना है कि
ये जो मेरा दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे एज ए इनपुट आ रहा है, एफ एन और एस एन नाम का। तो एफ एन जो है वो फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस एन जो है वो सेकेंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे इंट सम नाम का, और तब यहाँ लिखेंगे सम इक्वल टू एफ एन प्लस एस एन एंड देन रिटर्न सम फ्रॉम हेयर। तो ये फर्स्ट जो फंक्शन था उसका बॉडी डिफाइन हो गया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम चेंज कर लेंगे, इसका नाम होना चाहिए कैलकुलेट डिफरेंस। यहाँ वेरिएबल का नाम भी चेंज कर लेते हैं, मान लो इसका नाम कर लेते हैं डिफ। तो यहाँ लिखेंगे कि डिफ इक्वल टू एफ एन माइनस एस एन, और फिर यहाँ पे डिफ। जो लास्ट फंक्शन होगा वो होगा प्रोडक्ट के लिए, तो कैलकुलेट प्रोडक्ट। फिर यहाँ जो वेरिएबल है इसका नाम प्रोडक्ट कर देते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सम है, इसको रिप्लेस करना होगा प्रोडक्ट से, कि प्रोडक्ट इक्वल टू एफ एन मल्टीप्लाइड बाई एंड देन रिटर्न द प्रोडक्ट। तीनों फंक्शन का बॉडी डिफाइन हो गया, तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। अब क्या करना है कि इस तीनों फंक्शन को कॉल करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं कि प्लस सिंबल यूज कर रहे हैं, या फिर माइनस सिंबल यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ स्टार का सिंबल यूज कर रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंबल को, इस ऑपरेटर को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है या जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ हो रहा है फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फंक्शन को यूटिलाइज करना है। अब यहाँ ऐसे लिखना है इसको, जैसे मान लो सम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे कि सम इक्वल टू कैलकुलेट सम, और इसमें पास कर देंगे पहले फर्स्ट नंबर को, फिर इसमें कर लेंगे, पास कर देंगे सेकेंड नंबर। लाइकवाइज जब डिफरेंस निकालना है तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इक्वल टू कैलकुलेट डिफरेंस, और इसमें पास कर देंगे फिर फर्स्ट नंबर, फिर कॉमा सेकेंड नंबर। फाइनली प्रोडक्ट इक्वल टू कैलकुलेट प्रोडक्ट and then the first number and then the second number. अब ये जो सेक्शन है ना, इसमें क्या है कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग सम, देन वी आर कैलकुलेटिंग डिफरेंस एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। ये नाम जो है ना, दूसरा फायदा इसमें ये है कि इस कैलकुलेट सम को हम एक बार नहीं कई बार कॉल कर सकते हैं, कैलकुलेट डिफरेंस को भी मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, कैलकुलेट प्रोडक्ट को भी चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम कॉल करने से क्या होगा कि यहाँ इतना जो मेरा कोड है, ये कोड बार बार वहाँ राइट करने की जरूरत नहीं है। लाइक ये जो कोड हमारा है, ये कोड हम वहाँ की जरूरत नहीं, ये हमारा मेन बेनिफिट है। इसी को बोलते हैं कोड का रीयूजेबिलिटी। एक बार जो कोड लिखा गया, उस कोड को फिर दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल उस कोड के लिए हमने जो नाम दिया है, उस नाम को केवल कॉल करना है, नाम से उसको पुकार लेना है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस समय नाम से कॉल करेंगे उस समय ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें इनपुट जाएगा और उसका क्या आउटपुट आ सकता है। उस इनपुट आउटपुट को ट्रैक करना है, और वो इनपुट आउटपुट डिपेंड करता है कि उसका नेचर उसका क्या है फंक्शन का। इस तरह का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। जो फार्मूला उसमें हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिपेंड करता है कि फंक्शन का नेचर क्या है। तो पहले वाला जो कोड था वो कोड, अभी ये जो कोड है, ये कोड दोनों में डिफरेंस हो गया, और ये जो कोड है ना, ये ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया। इसी को हम फिर से कंपाइल करते हैं यहाँ पे, फिर ये रन कर जाएगा।
4 and 7. Sum is 11, difference is 3 and product is 28. दूसरा जो उसमें डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जैसे ये जो वेरिएबल है फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर, ये दोनों वेरिएबल हमारा जो है मेन फंक्शन का है, क्योंकि मेन के अंदर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर है। और तीसरा वेरिएबल है जिसका नाम सम है। और ये तीनों जो है ना इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। लोकल इन द सेंस ये एफ नाम का जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। लाइक वाइज ये जो सम है ये भी इस बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। सिमिलरली ये फर्स्ट नंबर जो था वेरिएबल या सेकेंड नंबर ये मेन लोकल फंक्शन है। तो मेन का जो लोकल फंक्शन है ना उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट सम के अंदर कॉल नहीं कर सकते हैं, या डायरेक्टली उसको हम कैलकुलेट डिफरेंस के अंदर कॉल नहीं कर सकते हैं। मतलब हर वेरिएबल का अपना एक स्कोप हो गया। ये वेरिएबल इस वेरिएबल का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, इस वेरिएबल का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। तो ये स्कोप बनाने से भी क्या फ़ायदा होता है कि हम एक ही मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स का नाम हम सेम कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे नाम डिफर किया हुआ है, लेकिन नाम को डिफर करना कोई कंपल्सन नहीं है। हम चाहें तो इसका भी नाम कर सकते हैं फर्स्ट नंबर, और चाहे तो इसका नाम कर सकते हैं सेकेंड नंबर, फिर भी ये काम करेगा। इसलिए काम करेगा ये जो फर्स्ट नंबर होगा ये कैलकुलेट सम का होगा, और यहाँ जो फर्स्ट नंबर है ये मेन का फर्स्ट नंबर है। तो जनरली हम लोग ऐसा करते भी हैं कि जो नाम रखते हैं मेन वाले में वही नाम रखते हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन माइंड में ये लेके चलना रहता है कि वो जो फर्स्ट नंबर है वो मेन का है और ये जो फर्स्ट नंबर है ये सम का है। दोनों के बीच का जो मैपिंग है ना वो मैपिंग उस समय होता है जिस समय फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया, जिस समय हम कॉल कर रहे हैं उस समय हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले पास कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को। तो ये इस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा ना वो उस फंक्शन के फर्स्ट आर्गूमेंट में जाएगा। मीन्स फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू होगा वो एफ में आएगा, सेकेंड नंबर का जो वैल्यू होगा वो एस में आएगा, लाइक दिस। तो ये जो स्टेटमेंट है कैलकुलेशन वाले में, इसमें ये वाला स्टेटमेंट ये क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है कि कॉल द फंक्शन कैलकुलेट सम। यहाँ पे ये ऑटो सेट नहीं करता है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉल द फंक्शन कैलकुलेट डिफरेंस and then finally call the function calculate product। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब फंक्शन तीन सेक्शन हो गया जो फंक्शन से रिलेटेड है। ये जो सेक्शन है ये फंक्शन का प्रोटोटाइप कंटेंट कर रहा है। मेन फंक्शन जो है वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, और मेन के बाद जो है वो फंक्शन के बॉडी को कंटेंट करता है। तो जब भी फंक्शन से रिलेटेड काम करना है तो इस तरीके से सोचना है। मतलब प्रोग्राम को क्या करना है कि लॉजिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद तब उस फंक्शन को डिफाइन करके तब उस पर फिर काम करना है। किसी का मैसेज आ रहा है कि मेरा लिंक काम नहीं कर रहा है, किसका मैसेज है? मेरा लिंक काम नहीं कर रहा है। It seems you already registered this mail. Please check email for confirmation. इसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड इसका मेल गया होगा, उस मेल पे क्लिक करना होगा। उससे बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि इसी बेसिस पे जो है ना छोटा छोटा प्रोग्राम एक दो लिखने के लिए दे देते हैं, जिसमें क्या करना है कि काम करना है बिल्कुल छोटा है, लेकिन फंक्शन बेस्ड काम करना है। फंक्शन के टर्म में सोचना है, जो भी कैलकुलेशन करना है उस कैलकुलेशन के लिए कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइन करना है, और फिर फंक्शन डिफाइन करके तब फिर उसको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके फिर उसको टेस्ट करना है। मतलब मेन फंक्शन राइट करना उतना ट्रिकी काम नहीं माना जाता है जितना ट्रिकी काम हमारा जो स्मॉलर फंक्शन है उसको काम करना है, उसको सीखना है। मेनली सीखना उसी चीज़ को कि हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करते समय क्या करना है नहीं करना है। यहाँ पे अब आज जो बताया है उसकी उसी के बेसिस पे आज का डेट की 25 है, तो अप्रैल टास्क
25 4 20 1 write a program using function to calculate the area, the diameter, area and circumference of a सर्कल। नेचुरल है कि इसमें तीन फंक्शन बनेगा, एक फंक्शन बनेगा डायमीटर के लिए, एक फंक्शन बनेगा एरिया के लिए और एक फंक्शन बनेगा सर्कमफ्रेंस के लिए। और उस तीनों फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करते हैं। टास्क 25 4 20 2 write a program using function to calculate the area and perimeter of a rectangle। Task 25 4 20,3 write a program using function to calculate the square, cube, double and factorial of a number। सब प्रोग्राम जो है छोटा छोटा प्रोग्राम है, ऐसे भी कल संडे है, उसका यूज़ करना है। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू display the table of a number। Write a program using function to check, okay, to display whether a number is even or odd। इतने प्रोग्राम्स को जो है ना बना करके टेस्ट करना है। सारा प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, इसका लॉजिक भी सिंपल है, बस एक ही चीज़ चेंज करना है कि हर प्रोग्राम में जितना रिक्वायर्ड है उतना फंक्शन को डिफाइन करना है, उसके प्रोटोटाइप को डिफाइन करना है, फिर उसके बॉडी को डिफाइन करना है और उसको मेन से करना है। ये इसका रिक्वायरमेंट है। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे और फिर फाइनल जो डीएस का जितना प्रोग्राम बनेगा, हर प्रोग्राम में कुछ नहीं होगा, केवल फंक्शन ही फंक्शन होगा। ऐसे भी कहीं भी एग्जाम वगैरह में जो है जनरली फंक्शन राइट करने के लिए पूछा जाता है कि राइट ए फंक्शन फॉर दिस और राइट फंक्शन फॉर दिस लाइक दिस। जो यूजर है अगर वो फंक्शनल उसमें राइट सर 3 पार्ट में बताएं, तीनों में मतलब बॉडी में भी लिखना होगा, बॉडी प्रोटोटाइप तीनों पार्ट जो बताएं। हेलो हेलो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होगा वो रिप्लेस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिख के दिखा दिया। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, जैसे ये पहला जो प्रोग्राम है उसमें 1 2 3 फंक्शन डिफाइन करना होगा। दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें 2 ही फंक्शन से काम हो जाएगा, एक एरिया के लिए और एक सर्कमफ्रेंस के लिए। जो थर्ड प्रोग्राम है उसमें 1 2 3 4 फंक्शन डिफाइन करना होगा।
इसमें एक ही टेबल को डिफाइन करना है, इसमें भी एक ही डिफाइन करना है, कोई इवेंट या फिर और, या फिर एक इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं, एक और को डिफाइन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा क्या करना है कि इंक्लूड करने के बाद पहले फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिफाइन करना है, फिर मेन फंक्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद जितना फंक्शन यहाँ डिफाइन किया उसके प्रोटोटाइप में उन सारे फंक्शंस को बॉडी को फ्री इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब इसमें कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। ऑनलाइन आप हो गई है देवता जो है सर कल वाला होमवर्क चेक किए? प्रॉब्लम है तुम्हारा प्रोग्राम जो है ना, उसमें प्रॉब्लम ये था कि जैसे देखो दिखाता हूँ, आज कंपाइल करके थोड़ा नहीं क्या है, एक तो पहले ये शुरू में पूछता है कि साइज ऑफ ये प्रोग्राम मान लो यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, तो अब ये पूछा है ऑप्शन जिसमें प्रोग्राम रन करेगा ना उसमें ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मेरा जो एरे हुआ वो 0 साइज का होगा। अब जैसे ही मान लो कि यूजर है उसने इसको ऑप्ट किया है चॉइस नंबर 1, तो नेचुरल है वहाँ पे क्या है लास्ट पोजीशन में एलिमेंट डालना है, तो जैसे वो एलिमेंट लास्ट पोजीशन में जाएगा तो उसका साइज वर्क 1 हो जाएगा। तो एक बार में एक एलिमेंट ऐड होगा एक ही मेनू से। तो ऐड करने के लिए 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, फिर डिलीट करने के लिए तीसरा ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि हम देते हैं कि चॉइस नंबर 1, अब ये 5 बार पूछेगा, ये 5 बार नहीं पूछना चाहिए ना, इससे क्या है ना कि एक बार में एक ही एलिमेंट ऐड होगा, तो क्या लिखा हुआ है कि टू ऐड एन एलिमेंट, इस मेनू से एक बार में एक एलिमेंट को ऐड करना है और वो भी हमेशा एरे के लास्ट में ऐड होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा ना कि मान लो कि फर्स्ट इंटरमेंट में 12 दिया, फिर भी पूछना शुरू कर दिया, इसको ऐसे नहीं बनाना था, इसको इस टाइप से इसको नहीं करना था। और फिर अपने आप ये आ गया कि इंटरमेंट टू बी सर्च, जबकि सर्चिंग का ऑप्शन तो हमने दिया ही नहीं। yes. के लिए तो यहाँ ऑप्शन 11 नंबर दिया हुआ ना 11। इस प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा ना तो पहली बार ये पूरा का पूरा मेनू आएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली हम जो चॉइस देंगे वो काम होगा, फिर वापस ये मेनू आ जाएगा। यही चीज़ बार बार रिपीट होता जाएगा। ऐसा करना, थोड़ा चेंज करना होगा उसको, ठीक है? Yes, sir. और आज जो बताया है फंक्शन वाला, उस फंक्शन का जो ये सब जितना प्रोग्राम देखने में लग रहा है कि 5 प्रोग्राम है, लेकिन ये 5 प्रोग्राम जो है ना कुछ नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ पहले से किया हुआ है, केवल Yes, sir. उसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन में केवल उसको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि फंक्शन का जो कंसेप्ट है, उसका जो लॉजिक है, उसको समझना है, उसको समझना है कि बिना फंक्शन का कोई काम नहीं करना है। जब भी प्रोग्रामिंग करना है या कुछ करना है तो सोचना है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। ऐसे भी सी का जो सी जो लैंग्वेज है ना वो फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। तभी तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमेशा मेन फंक्शन राइट करते हैं। विदाउट राइटिंग द मेन फंक्शन वी कैन नॉट राइट द प्रोग्राम ऑफ सी। तो ये फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए कंसेप्ट इसमें होना ही चाहिए, Yes. सब कुछ इन टर्म्स ऑफ, ठीक है? जी सर। इसको हम स्टॉप करते हैं और हम डाल देते हैं इसको नेट वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड करके फिर अपना काम कर लेना उसको। कल फिर क्लास नहीं होगा, कल संडे है, फिर मिलेंगे फिर मंडे को, फिर रिकॉर्डिंग को भी अपलोड कर देंगे आज, फिर मंडे को हम लोग मिलते हैं।